साथियों नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस समय 3, 4, 5 लगातार माननीय ये सहारा सेवी का पुराना केस जो 2012 में दायर हुआ था, जिसमें बहुत सारे केसों को कनेक्टेड भी किया गया है। सेवी के द्वारा दायर किया गया अवमानना याचिका भी उसी प्रकरण में संलग्न है, जिसमें सुनवाई लगातार 3 दिनों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जारी है, 2 दिनों से। तो उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुनवाई में क्या क्या हुआ, उसके बारे में आज हम आप लोगों के समक्ष विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सहारा की संपत्तियां कुर्क करने की अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। ईडी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि हमें सहारा इंडिया के संपत्तियों को कुर्क करने का अनुमति दिया जाए, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ईडी के आवेदन को साफ मना कर दिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इससे अगर हम अनुमति दिए तो इससे निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा। ईडी तो संपत्ति कुर्क कर सकती है, लेकिन निवेशकों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या हुआ, हम आप लोगों को विस्तार से बताना चाहेंगे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय को यह समझना होगा कि उन्हें किन मामलों को आगे बढ़ाना है और किन मामलों को उन्हें खुद को रोकना है। यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी हुई थी। सहारा इंडिया के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कल समूह को कहा कि वह इस बारे में योजना पेश करे कि वह किस तरह से बकाया राशि को सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा करने की योजना बना रहा है। कोर्ट ने कंपनी से अपनी उन संपत्तियों की सूची भी मांगी है जिन पर कोई कर्ज नहीं है। यह मामला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष था, जिसने लगभग पूरे दिन इस पर सुनवाई की और इसे 4 सितंबर के लिए पुनः सूचीबद्ध कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान इस बात पर पर्याप्त बहस हुई कि सहारा द्वारा जमा की जाने वाली शेष राशि किस प्रकार वसूल की जा सकती है। संक्षेप में कहें तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 2 कंपनियों की 25,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ 2 करोड़ से ज्यादा छोटे निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था, जिन्होंने 8 से 11 के बीच उनके डिवेंचर में निवेश किया था। यह सेबी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया था। जब निर्देशित राशि बकाया रही तो सहारा के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस फाइल। कल वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहारा की ओर से दलील दी कि सहारा अपना दायित्व पूरा करना चाहता है और अपनी संपत्तियों के लिए एक निश्चित मूल्य प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने टिप्पणी की कि ये वादे पिछले 10 साल से किए जा रहे हैं, जो अब तक पूरा नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि सहारा एक निर्णय ऋणी है, इसलिए न्यायालय को उसकी संपत्तियां जब्त करने और उन्हें बेचने का अधिकार है। न्यायाधीश ने कहा कि निर्णय ऋणी के मूल्य प्राप्त करने के दावे को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन न्यायालय किसी विशेष घटना स्थिति का इंतजार नहीं करेगा। इसके अलावा मौखिक रूप से यह भी कहा गया कि सहारा को जमा राशि जमा करने का निर्देश देने वाला न्यायालय का आदेश एक डिक्री था और उसका अनुपालन नहीं किया गया। जहां तक सिब्बल का मामला था कि सहारा को अपनी संपत्ति बेचने का उचित मौका नहीं मिला, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह रुख प्रथम दृष्टया गलत है। पहले वे संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रहे थे, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। आपको न्यायालय की अनुमति से सर्किट रेट से 10% कम पर, यहां तक कि सर्किट रेट से 10% कम पर संपत्ति बेचने की पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा नहीं बेचा गया। उल्लेखनीय है कि सेबी द्वारा की गई आपराधिक शिकायत के बाद ईडी ने अदालत में कुछ आवेदन दायर किए थे। इस संबंध में सिब्बल ने दावा किया कि सेबी के अनुसार भी संबंधित तिथि पर कोई अनुसूचित अपराध नहीं था, क्योंकि संबंधित लेन देन 2013 से पहले हुए थे।
कुर्की आदेश पारित करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने मौखिक रूप से कहा, सच कहूं तो अगर हम PMLA को शुरू होने देते हैं तो सभी निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय को भी यह समझना होगा कि उन्हें किन मामलों में आगे बढ़ना है, किन मामलों में उन्हें खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरत रहा है कि गलत तरीके से कमाए गए पैसों पर ध्यान न दिया जाए, तब तक सब ठीक है। उन्हें हमेशा हमारे सामने अपने रुख के अनुसार PMLA के तहत आगे बढ़ने के लिए किसी संपत्ति को कुर्क करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोई आदेश पारित नहीं किया गया, क्योंकि आवेदनों पर दबाव डालने के लिए ED की ओर से कोई मौजूद नहीं था। बहस के दौरान न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सहारा को अपनी संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सेबी के इस दावे का भी हवाला दिया गया कि जमा की गई राशि फर्जी बेनामी लेन देन थी। हालांकि सहारा के वकीलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति खन्ना ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि यदि सहारा चाहता है कि उसे सेबी सहारा खाते से कुछ राशि दी जाए तो वह आवेदन दे सकता है और उस पर विचार किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है सहारा के लिए, जो माननीय न्यायमूर्ति खन्ना जी के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है कि अगर सहारा चाहता है कि उसे सहारा सेवी खाते से जमा राशि में से कुछ राशि दी जाए तो वह उसके लिए आवेदन दे सकता है, उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा। यह हम सारे इन्वेस्टरों के लिए, सहारा ग्रुप के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज है। अगर इस तरह से ऑर्डर पास हुआ, हालांकि माननीय न्यायमूर्ति खन्ना जी के द्वारा बोला गया है, अगर सहारा चाहे तो सहारा सेवी अकाउंट में जो राशि जमा है उसके लिए आवेदन कर सकती है और आवेदन करके उस राशि को अपने निवेशकों को भुगतान भी दे सकती है, क्योंकि सहारा के पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। सहारा चाहे तो सहारा को फंड अगर अवेलेबल करा दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर सारे इन्वेस्टरों का भुगतान सहारा करने में सक्षम है। इसलिए यह जो टिप्पणी माननीय न्यायमूर्ति खन्ना जी के द्वारा किया गया है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है। साथियों, यह जो सुनवाई है, यह 3 तारीख की सुनवाई है। 4 तारीख की सुनवाई के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपने चैनल पर 4 तारीख के सुनवाई में क्या क्या हुआ, कौन क्या टिप्पणी किया, उस टिप्पणियों पर माननीय न्यायमूर्ति, ट्रिपल न्यायमूर्ति जो हैं, उनका क्या विचार है, उनका क्या रुख है, हम विस्तार से आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।